देखो पेटी 365 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है हमारा पॉलिटी का, राज व्यवस्था का। इसके अंदर आपको 1 ईयर का मतलब इसमें जो कोशिश किया गया है कि मई से लेके और जुलाई तक का कवर किया जाए, राइट। टिल मई से लेके जुलाई सॉरी जनवरी तक का। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन उठेगा कि जनवरी तक का किया गया है तो उसके बाद का करंट अफेयर इसको फिर से अपडेट किया जाएगा, ठीक है। इसको इसमें फिर से आपको 10-15 पेज का कुछ अपडेशन मिलेगा जिसको करके आप आगे कर सकते हो, राइट। इसमें जो एक्चुअली थीम में बांटा गया है, कितने थीम है? 9 थीम है। पहला जो थीम है वो संविधान से संबंधित जो इशू चली है, एक सालों में जितने भी संविधान से संबंधित इशू यदि आया होगा न्यूज में, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस कर लिया जाता है, राइट। उसके बाद है संसद को लेके, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, क्या क्या क्रियान्वयन इसमें किया गया है उसको लेके, राइट। उसके बाद है केंद्र और राज्य के संबंध। आप लोगों ने अभी कंट्रोवर्सी सुना होगा, फिर से जल विवाद इशू हो गया था। किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में या केरल के बीच में? केरल के बीच में, ठीक है। सॉरी तमिल और कर्नाटक और तमिल के बीच में फिर से आया। हाँ, कर्नाटक और तमिल के बीच में, ठीक है। ऐसे करके पूछा आया था, उसको हम देखेंगे। उसके बाद है न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में इसकी क्या क्या चीजें कंट्रोवर्सी में आई है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए एक लेडीज इस बार जज के रूप में नियुक्त हुई थी, तो वो भी न्यूज में था, उसको भी चर्चा में है, उसको भी हम देखेंगे, राइट। उसके बाद है निर्वाचन से संबंधित, ठीक है। चुनाव में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। उसके बाद छठा है महत्वपूर्ण विधेयक, जो हमारे जो संसद में जो पेश किया जाता है विधेयक, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो विधेयक होता है हम उसको देखते हैं। उसके बाद है कुछ सुर्खियों में जो आप देख सकते हो कि निकाय जो होती है, मतलब संवैधानिक और असंवैधानिक जो निकाय होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सीबीआई, ईडी, ये सब इसमें चीजें दिया हुआ है। उसके बाद है अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू। अभिशासन जो किया गया गवर्नेंस के जो एस्पेक्ट होते हैं, ये जो एक्चुअली कोर गवर्नेंस है, इससे पहले आपका पॉलिटी था, लेकिन इसके अंदर गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों को ही शामिल किया गया। इसमें जैसे देख सकते हो आप कि गुड गवर्नेंस के लेके जो इंडेक्स आया था, राइट। गुड गवर्नेंस के लेके इंडेक्स में किस राज्य का क्या स्टेटस है, ठीक है, किस राज्य में क्या प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों को इसमें समस्या में, और कुछ मिसलेनियस मतलब वेद में कुछ चीजें जो इसमें नहीं किसी में आया उसको लास्ट में जोड़ा गया है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पहला जो टॉपिक हमारा है। पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? वो है कि संविधान से संबंधित मुद्दे। संविधान से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। तो इसके अंदर पहला जो है वो है कि निजी क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण, राइट। अब देखिए अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेके। पहला जो राज्य है वो हरियाणा ने निजी क्षेत्रों में चीजें दिया है, किसको लेके? आरक्षण को लेके। प्राइवेट सेक्टर में देखिए अभी तक जो जॉब होता था, वो जॉब में आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब में ही सरकार की जो जॉब होता है, गवर्नमेंट का जो जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब के बाद निजी जो क्षेत्र है उसमें भी क्या देने की बात की जा रही है? इसमें भी आरक्षण देने की बात की जा रही है, राइट। अभी हाल ही में हरियाणा ने क्या किया है कि अपने जो स्थानीय लोग हैं, राइट, स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि स्थानीय लोगों को आरक्षण क्यों दिया जाएगा। तो पहला इशू आती है बेरोजगारी। पहला कारण क्या आ सकता है? बेरोजगारी के कारण भी आरक्षण दे सकते हैं हम, राइट। कि ज्यादा हमारे राज्यों में ज्यादा बेरोजगारी होगा, हम चाहेंगे कि अपने राज्य के युवाओं को आरक्षण दे, जिससे कि उसका क्या हो, जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके, राइट। ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा मिल सके, तो वहां पे जो उनका देश का है कि जनता खुश हो जाएगा कि हमारी सरकार लोकल लोगों को या फिर हमें रोजगार देने में सक्षम हो पाए। हरियाणा कोई पहला राज्य नहीं है, ठीक है। हरियाणा कोई पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरह के आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ये भी आरक्षण दे चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई थी? आरक्षण देने की बात की गई थी 75%। अब सिंपल समझिए, यदि किसी राज्य के अंदर 75% आरक्षण यदि उसी राज्य के व्यक्तियों को मिलेगा, तो बाहरी जो लोग है वो कहाँ जाएंगे? नहीं मिलेगा उनको नौकरी,
उनको जॉब तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि संवैधानिक रूप से क्या क्या चीजें उसमें नुकसान होगी। इसी इशू को लेके सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, पहले उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया था इसको, इस आदेश को। फिर उच्चतम आदेश ने इसको रोक दिया। उच्च जो न्यायालय था, हाई कोर्ट जो था, उसने क्या किया, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया, इस मामले को, कि आप इस तरह का आरक्षण नहीं दे सकते। सरकार पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में वर्डिक्ट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि इसको आरक्षण देना लीगल है। ठीक है, वो संविधान की किसी भी चीजों को वॉलेट नहीं करेगा। ये चीजें लीगल बताया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ तथ्य आपको पता है कि हरियाणा की जो स्थानीय सरकार अधिनियम है, उन्होंने 2020 मतलब कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2020, जिसे 15 जनवरी 2022 को लागू किया गया। 15 जनवरी 2022 को लागू किया गया। इससे पहले भी कुछ राज्यों में दिया जा चुका है, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आपसे स्टेटमेंट रूप से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि केवल हरियाणा में ही स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है, इससे पहले भी इसका प्रावधान हो चुका है, राइट। ये सारी चीजें था, ये स्थानीय चीजें मामला फंसी थी, ये चीजें गया था आगे। अब देखिए, इसमें है कि सन ऑफ द सॉयल मतलब भूमि पुत्र। ठीक है, ये जो कानून है, इससे संबंधित कुछ जानकारियां है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में इसके लिए क्या था कि सभी सरकारी नौकरियों को राज्य के युवाओं के लिए क्या किया जाए? आरक्षित किया जाए। अभी तक आप स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम देंगे, आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, इस एग्जाम में आप क्या करते हैं? उस पीसीएस में भी आप जाके फॉर्म भर देते हैं। जैसे बिहार से नहीं है आप, मध्य प्रदेश से, लेकिन आप कहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं? आप बिहार में जाके फॉर्म डाल सकते हैं। आप यूपी पीसीएस का भी है, यूपी पीसीएस में आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ के हरियाणा पीसीएस के, सॉरी, मध्य प्रदेश वाले पीसीएस बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं कि आपके स्थानीय जो नौकरी है, वो स्थानीय युवा को ही हम देंगे, राइट। अब ये जो प्रावधान है, वो संविधान के प्रावधान को किस प्रावधान को नुकसान करता है? मतलब संविधान के कौन कौन सा प्रावधान इससे वायलेट होता है? तो सबसे पहले आप ये आर्टिकल याद रखेंगे, वो आर्टिकल है 16। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बताता है? आर्टिकल 16 बताता है अफसर की समानता, लोक नियोजन कार्यों में अफसर की समानता, यही तो बताता है, राइट। लेकिन वो आर्टिकल एक चीज ये भी बताता है, ये भी गारंटी देता है कि व्यवहार एक ही तरह का गारंटी देता है, और राज्य को जन्म या निवास के स्थल पे भेदभाव करने से भी रोका गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 के तहत बताया गया है कि किसी भी निवास के स्थानों को उसके लेके भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज है, ओके। उसके बाद अनुच्छेद जो 16 का 2(2) वो बताता है केवल धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, ठीक है, उसके बाद जन्म स्थल के आधार पे, निवास के स्थल पे, इन सभी किसी भी आधार से आप किसी को नौकरी देने से रोक नहीं सकते। अब यदि बताइए यहाँ पे किस चीजों का वायलेशन हो रहा है? निवास के स्थान पे, कि वो व्यक्ति एक्चुअली हरियाणा के निवासी नहीं है या मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है, तो उसको क्या नहीं मिलेगा? वहां के जॉब नहीं मिलेंगे। यही तो मुद्दा है ना, और तो कोई मुद्दा नहीं है। तो ये क्या हुआ, किस आर्टिकल को वॉलेट करता है, ये याद रखेंगे, आर्टिकल 16(2). यदि आर्टिकल 16 भी देता है कि ये उसका वॉयलेशन करता है, तो यस, वॉयलेशन करता है। ये आर्टिकल 16(2) का भी वॉयलेशन करता है, तो यस, इसका वॉयलेशन करता है। अब देखिए, समान अवसर की जो गारंटी देती है सरकार, राइट, समानता, एक आपने सुना होगा समता और समानता। आर्टिकल कौन सी आर्टिकल? 14 में दो कॉन्सेप्ट आता है, एक है समता का अधिकार, एक है समानता का अधिकार। अब देखिए, ये जो प्रावधान है, या एक चीज ये भी बताता है कि समता के आधार मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, कहीं के व्यक्ति हो, उसको आप समान चीजें देंगे। लेकिन समता मतलब होता है कि जिसको जरूरत है उसको आप क्या देंगे? एज देंगे। अब मान लीजिए कि ये जो है
हरियाणा के लोकल जो व्यक्ति है, लोकल जो स्टूडेंट है, लोकल जो युवा है, उनको जरूरत है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। तो सरकार इस मामले में, इस रोजगार के मामले में इस चीजों को पूरा कर सकती है। ये भी चीजें बताया गया है, क्योंकि समता और समानता दो पहलू हो जाता है, राइट। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक मैदान है, ठीक है, इसमें क्रिकेट चल रहा है, राइट, इसमें क्रिकेट चल रही है, IPL भी चल रहा है ना, दबा के। तो क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पे 3 व्यक्ति है देखने वाला, 1, 2 और 3। ये व्यक्ति 5 फीट का है, ये व्यक्ति जो है वो 4 फीट का है, ये व्यक्ति 3 फीट का है, राइट। अब ये जो दीवार है टोटल वो 9 फीट का दीवार है, 9 फीट का दीवार है। अब जब इस दीवार पे आपको टेबल देना हो तो समता का मतलब क्या होता है? आर्टिकल जो समता का पहला जो टर्म बताता है, समता का अधिकार, वो बताता है कि आप सभी को बराबर टेबल दो। तो हमने क्या किया, सभी को 4-4 फीट का टेबल बता दिया, 1, 2, 3, इनको भी 4 फीट का, इनको भी 4 फीट, इनको भी 4 फीट। अब बताओ, पर्सन ए जो है वो तो मैच देख लेगा, क्या इस टर्म में पर्सन बी और पर्सन सी मैच देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो अभी भी उतना पहुंच नहीं पाया है। इसके लेके क्या होना चाहिए? समता समानता ये बताता है आपको इनको कितना देना है, इनको आपको 5 फीट का देना पड़ेगा और इनको आपको कितना देना पड़ेगा, 6 फीट का देना पड़ेगा टेबल, तब जाके ये लोग मैच का एंजॉय ले सकते हैं। वही चीजें यहाँ पे बताया जाता है कि आप इसको किस चीजों को देख सकते हैं, इसमें यही चीजें देख सकते हैं कि समता की जो गारंटी देने वाली संविधान की जो अनुखंड है कि प्रावधान को पूरक होता है। यह कानून किसको पूरक होगा? जो समता के जो प्रावधान दिया जा रहा है। एक्चुअली सरकार यही चीजें बता रही है कि हम समता को पूरा करने के लिए इसको लेके आ रहे हैं, नहीं तो और बाकी चीजें नहीं। उसके बाद अनुच्छेद जो 13 और 16 है, 16 का C3 क्लोज 3, ये अपवाद है। अपवाद के रूप में कहा जा सकता है कि संसद किसी भी विशेष राज्यों में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को, ठीक है, निर्धारित करने वाले कानून बना सकती है। अपवाद, जब आप आर्टिकल 16 देखेंगे तो उसमें कुछ अपवाद है। अपवाद के रूप में एक अपवाद ये भी आता है कि यदि जरूरत पड़ा तो राज्य अपने व्यक्तियों को नौकरी स्थान पे आधारित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। संसद किसी भी विशेष राज्य में, ठीक है, संसद किसी भी विशेष राज्य में इस तरह का प्रावधान कर सकती है। अब देखिए, संविधान के निवास के आधार पे यदि आप आरक्षण देते हैं तो प्रतिबंधित क्यों करता है? क्यों करता है? ऐसी चीजें क्यों है? क्योंकि भारत एक एकल नागरिकता प्रावधान करता है। अब क्वेश्चन होता है कि क्यों करना चाहिए ऐसा? आपने तो अपवाद देख लिया कि आर्टिकल जो 16 का क्लोज 3 है वो अपवाद है, समता जो है वो अपवाद है, इसके माध्यम से हम ला सकते हैं। क्यों नहीं लाना चाहिए ये चीजें बताया जाता है कि भारत में क्या है, एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता है। हर एक देश में, देश के अंदर क्या है, पूरे भी कंट्री में आप कहीं पे भी चले जाओ तो एक ही नागरिकता रहेगी ना, एक ही आधार कार्ड रहेगा। ये तो नहीं है कि बिहार का अलग, यूपी का अलग, झारखंड का अलग, राजस्थान का अलग, सारे का एक ही रहता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो एक्चुअली जो नागरिक होते हैं वो किसी भी हिस्से में आवाजाही कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ये आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 19। आप लोगों को ना इसमें अनुच्छेद बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है। ये जो एक्चुअली 365 को कनेक्ट करते समय आपको अनुच्छेद पूरा दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि ये किस चीज है। आप जब देखेंगे आर्टिकल 19 में 6 प्रावधान दिया गया है। उसमें से एक ये भी प्रावधान है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में जाके रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब आप बताओ, यदि आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं और वहां पे यदि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या आप वहां पे रह पाओगे? जब नहीं रह पाओगे तो किस आर्टिकल को वॉयलेट करता है? आर्टिकल 19 को वॉयलेट करता है। क्यों? उनको कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, कोई भी प्रोफेशन चुनने की स्वतंत्रता से बाधित किया जाएगा। तो जन्म के स्थान या निवास के आवश्यकता को किसी भी राज्यों में सामाजिक जो रोजगार है वो देने का योग्यता नहीं हो सकता है। मतलब कि इस चीजों को वॉयलेट करता है ये चीज। तो हमने पहला जो आर्टिकल था उसको हमने देखा कि आरक्षण को लेके जो स्थानीय स्तर पे प्रावधान किया गया है उससे संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग जो है,
ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जो है उनके द्वारा ओबीसी में किस जाति को लाभ मिलना चाहिए, किस जाति को लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसके लेके हम कुछ एक बैकग्राउंड देखेंगे, राइट। बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड ये होगा कि ओबीसी जो है उसमें बहुत ज्यादा कास्ट को रखा गया है। ये नहीं है कि एक ही कास्ट या दो कास्ट रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा कास्ट को शामिल किया गया है। अब बात ये आती थी कि बहुत ज्यादा जो कास्ट है, क्या सभी कास्ट को समान तरह से इस आरक्षण का लाभ मिला है या नहीं मिला है? इस आरक्षण का लाभ मिला है या नहीं मिला है, इसी को जांच करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई, आयोग बनाया गया, जो पूर्व जो जस्टिस है न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग, ठीक है, रोहिणी आयोग बनाया गया। इनको बताया गया कि आप जांच करिए और चीजें बताइए। रोहिणी आयोग ने 6 महीने में विस्तार से इसको स्वीकार किया, इस पे बातें की और केंद्र सरकार को इसका रिपोर्ट भेजा, रिपोर्ट जारी किया। ये जो आयोग है, न्यायमूर्ति जो आयोग है, ये वर्ष 2017 में भारतीय संविधान के किसके तहत बनाया गया था? आर्टिकल 370 के तहत इनको आयोग को बनाया गया था। इनके जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इसमें कितने होंगे? एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो है वो जी रोहिणी करके है, जो पहले न्यायाधीश रह चुके थे, न्यायमूर्ति रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसका उद्देश्य क्या था, इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य क्या था? इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य है कि ओबीसी के मध्य आरक्षण के लाभ का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। देखिए, ये जो जितने भी रिपोर्ट में ये आया कि जितने भी ये जो कास्ट है उनमें से अभी भी जो इसमें भी जो अपर कास्ट है ओबीसी में भी ऊपर वाले, वही इस आरक्षण का लाभ ले पाए, नीचे वाला आरक्षण से अभी भी छूटा हुआ है, राइट। समझ गए? तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अब बताया जाता है कि अन्य पिछड़ा आयोग एक सामूहिक शब्द है, या जो है ना कोई एक जाति नहीं है। इस जाति को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जाति ओबीसी है, या एक क्या है कि एक सामूहिक शब्द है, मतलब बहुत बड़ा शब्द है, मतलब कि एक यूनिवर्सल वर्ड है। यूनिवर्सल वर्ड के सामने इसमें बहुत ज्यादा चीजों को लिया गया है। उसका देख सकते हैं, इसका उपयोग सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत किया गया है तो जिनको शैक्षणिक मतलब शिक्षा के आधार पे और सामाजिक रूप से जो वंचित है, वो जाति जो शिक्षा के आधार पे और सामाजिक आधार पे जो पीछे रह चुके हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और ओबीसी को क्या किया है? सामाजिक और इस रूप से पिछड़े वर्गों को भी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है, राइट। अब देखिए, भारतीय संविधान में इसको लेके अनुच्छेद जो 340 है, ठीक है, वो बताता है कि पिछड़ी जो वर्ग है उसकी स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति हेतु शर्त रखा गया था, ठीक है। आयोग की नियुक्ति हेतु क्या क्या शर्त रखा गया है? ये आयोग जो होगा वो केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में जातियों या समुदाय के बीच में आरक्षण के लाभों के लिए असमान जो वितरण है उसकी सीमाओं की जांच की जाएगी। इनके बीच में जो जाति को लेके जो असमान वितरण है उसकी जांच की जाएगी इनके द्वारा। उसके बाद है ओबीसी की जो उप जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक तकनीक तंत्र को विकसित किया जाना चाहिए, ठीक है। मानक बनाने की जरूरत है, शर्तों को लागू करने की जरूरत है, मापदंड को करने की जरूरत है कि किस तरह से ये चीजें शामिल किया जाएगा। उसके बाद बात किया जाता है ये जो आयोग है, इस आयोग को ओबीसी, ठीक है, ओबीसी को 4 उप श्रेणी में बांटने की बात की गई है। पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी, तीसरा और चौथे में इसको विभाजित किया जाएगा। आपको पता है कि ओबीसी का जो आरक्षण मिलता है कितने मिलता है? 27% दिया जाता है। ओबीसी का आरक्षण कितने प्रतिशत है? 27% है। इसी 27% को 4 भागों में बांट के आपको देने की जरूरत है। इसमें 2, 6, 9 और 10 में इसको विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद बात आती है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अनुसार 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 11 जो कौन कौन से है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्य के जो
स्वामित्व वाले जो संस्था है, ठीक है, उनके आरक्षण को लेके उपजातियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, ये जो सभी राज्य है इन्होंने क्या किया है, इसको वर्गीकृत कर दिया है। राइट, अब देखिए, अब इसके लेके कुछ संवैधानिक प्रावधान है। राइट, अब हम पहले देखते हैं कि ये जो पिछड़ा आयोग है उसके बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो पूरा नाम है, शॉर्ट नाम है NCBC। ठीक है, NCBC, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 1993 में 93 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको गठन किया गया था, संवैधानिक निकाय के रूप में। लेकिन बाद में क्या किया गया है कि आरक्षण जो होता है, ठीक है, आरक्षण वाले जो चीजें होती है उसके अनुसार से 102 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया। और इसको लेके जो अनुच्छेद बनाया गया है वो अनुच्छेद 338B बनाया गया है। राइट, और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, संविधान संशोधन 102। ठीक है, इसको लेके कुछ मुख्य जो इनका कार्य है वो कार्य है कि आरक्षण लागू ना होने, आर्थिक शिकायत, हिंसा या आदि से संबंधित जो परिवारों, ठीक है, या फिर शिकायतों को लेके क्या करना चाहिए, नागरिकों आयोग या फिर उनके सक्षम जो समस्या है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, उनको चीजें देख सकता है। अधिकारों एवं सुरक्षा उपयोगों से वंचित करने संबंधित शिकायतों की जांच करना। कोई भी अधिकार है, मान लीजिए किसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, किसी वर्ग को कोई चीजें नहीं मिला है, इनके द्वारा ये चीजें की जाएगी कि उस वर्ग को आरक्षण किया जाए, सुनिश्चित करवाया जाएगा इनको किस तरह से आरक्षण करके इनका प्रावधान किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समझने में कोई डाउट? कोई नहीं डाउट। जब आप ओबीसी देखेंगे ना, तो ओबीसी में कुछ लेयर बना के रखा गया है। ठीक है, एक जो लेयर बना के रखा गया है उसे हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। उससे पहले हम देखते हैं इसका इतिहास, ओबीसी की पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या है। ओबीसी का लिए 1953 में कक्का कलेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। 1953 में कक्का कलेकर के अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग बनाया गया था, गठन किया गया था। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल जो है उनकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा आयोग बनाया गया, इसलिए मंडल कमीशन भी बोला जाता है, मंडल कमीशन। तो ये चीजें उसके बाद है 1992 में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 16 का क्लोज 4 के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। कितना प्रतिशत? 27% आरक्षण देने की बात की गई थी 1992 में। उसके बाद 1992 में एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा सैनी वाद में। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसी केस से एक अवधारणा सामने निकल के आती है, क्रीमी लेयर। इस केस में ये कहा गया कि देखिए ये जो जाति है इसमें भी सभी वर्ग इसमें गरीब नहीं है, सभी व्यक्ति इसमें गरीब नहीं है, इसमें भी धनी व्यक्ति होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो बताया गया कि इसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया, क्रीमी लेयर। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर कौन होगा? ऐसा परिवार जिसका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से या इससे अधिक है, वे आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि किसी भी परिवार का 8 लाख से ज्यादा इनकम होता है, ठीक है, तो वह परिवार क्या नहीं होगा, वह परिवार उस लाभ नहीं ले सकता उस आरक्षण का। समझ गए? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ठीक है, क्रीमी लेयर शब्द जो है पहली बार प्रयोग किया गया था 1971 में, जो सत्तानाथम जो आयोग है उनके द्वारा ये चीजें किया गया था कि इस तरह की अवधारणा की जाए। इंदिरा सैनी जो केस था उसमें आरक्षण को लेकर निर्धारित किया गया था। इन्होंने बताया था कि आरक्षण जो है ना सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध होना होगा। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रूप से होंगे। और इसमें एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें और दिया गया कि इन्होंने बोला कि इसी में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50% से अधिक जो लेवल लगाया, आरक्षण का जो लेवल है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 50% तक ही क्या दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। ये किस में बताया गया? ये इंदिरा सैनी वाले केस मामले में बताया गया। राइट, उसके बाद
पदोन्नति जो होता है, ठीक है, उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। पदोन्नति मतलब प्रमोशन में क्या नहीं होगा, प्रमोशन में आरक्षण वाला कोई भी प्रावधान, तो आरक्षण का कोई भी मुद्दा नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ये चीजें अभी फिर से चर्चा में थी कि क्या पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, ये मामला अभी चल रहा है, ये भी करंट में बना हुआ है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि इंदिरा सैनी जो केस है उसी में आरक्षण को लेके प्रावधान नहीं किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब हमने उसमें डिस्कस किया था थोड़ी सी टॉपिक कि संविधान के जो 102वें संविधान संशोधन की घटना है उसके बारे में। 102वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है, संविधान में क्या किया गया, 2 आर्टिकल को जोड़ा गया। एक आर्टिकल है 338 बी, एक आर्टिकल है 342 ए। इस 2 आर्टिकल को जोड़ा गया। 338 बी जो आर्टिकल है वो बताता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है, एनसीबीसी की संरचना, कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है। उनकी संरचना, उनकी क्या होनी चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उनकी क्या क्या पावर होनी चाहिए, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 338 बी में बताया गया। 342 ए 342 में बताया गया कि राष्ट्रपति को किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है, के रूप में उनकी अधिसूचना देने की सरकार के पास शक्ति है। राष्ट्रपति के पास संसद और केंद्र क्या कर सकती है, स्टेट की सूची में को भी परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, केंद्र को। संसद भी इसको लेके कोई कानून बना सकता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय के अनुसार जो 342 ए है उसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन करके क्या बताया गया कि अब ये जो ओबीसी के लिए जो शक्ति था, किसके पास शक्ति था, अभी तक केंद्र के पास शक्ति था, लेकिन इस केंद्र की शक्तियों को अब किसके पास ट्रांसफर किया गया, राज्यों के पास। ये किसको किस सूची में डाला जाए, किसको किस सूची में नहीं डाला जाए, ये शक्ति राज्य को ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। ये हाल ही में इनके द्वारा संशोधन किया गया। तीसरा खंड क्या होता है कि अनुच्छेद जो 342 ए का क्लोज 3 है वो बताता है कि किसी को भी आप किसमें डालना है, किसको राज्य में किसको नहीं डालना है, वो सारी शक्ति आप ट्रांसफर करो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास। अब ये जो सूची है, ठीक है, इस सूची को लेके कुछ आर्टिकल हमारा है, वो है कि आर्टिकल 15 का क्लोज 4, 15 का क्लोज 5, 15 का क्लोज 16 का क्लोज 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को सूची की पहचान करने के लिए उनकी घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। हाल ही में आप मराठा आरक्षण देख सकते हैं। मराठा आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, स्पष्ट किया कि केवल राष्ट्रपति को ही किसी भी समुदाय के लिए ओबीसी घोषित कर सकते हैं और वह ऐसे केवल राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संतुलन करके, मतलब उनसे विचार विमर्श करके ही किसी भी जाति को ओबीसी के लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अतिरिक्त चीजें आती है कि उच्चतम न्यायालय ने भविष्य में बताया कि ओबीसी को क्या करना चाहिए, एकल सूची बनाइए, ठीक है, एकल सूची बना के और राष्ट्रपति द्वारा क्या करना चाहिए, इसको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पे इसको जारी करना चाहिए। मतलब कि एक सूची बनाइए, एकल सूची। ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, ये इतना, ये जाति की इतनी अच्छी चीज है, इससे क्या होता है कि बीच में हमें ज्यादा अटपटी सी चीजों को देखने के लिए मिलता है कि जाति के अंदर भी भेदभाव आ जाता है। हम इस जाति को आप एकता करिए। यदि ओबीसी लाया गया तो ओबीसी के अंदर हर एक जाति को इक्वल राइट होना चाहिए, बराबर की चीजें होनी चाहिए, तब तो। नहीं तो आप जाति के अंदर, ओबीसी के अंदर भी आप फाइट करते हुए देखोगे कि ये जाति इतना, ये जाति इतना, ये जाति इतना, वो चीजें। उसके बाद है कुछ इसके साथ साथ कुछ हम अलग भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि अन्य पिछड़ा आयोग के वर्ग के जैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी को, दोनों को आरक्षण देने के लिए मतलब जो नीट का जो एग्जाम होता है ना, चिकित्सा मतलब डॉक्टर के स्टडी के लिए अखिल भारतीय कोटा के तहत इसको क्या किया गया है, योजना किया गया है और इसको लागू किया गया है।
इसको लेके भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, राइट। ये मेडिकल कॉलेज और डेंटल जो कॉलेज है उसमें यूजीसी मतलब स्नातक जो डिग्री है, पीजी की डिग्री है, इस दोनों में इसको लाने की बात की गई है। 27% और 10% ईडब्ल्यूएस का जो दिया गया है उसको लेके। ये जो अखिल भारतीय कोटा है, ठीक है, अखिल भारतीय जो कोटा है ये 1986 में आया था प्रावधान, ठीक है, आरंभ की गई थी। इसका परियोजना ये है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र मतलब राज्य के जो वो है स्टूडेंट है, ठीक है, किसी को भी अन्य राज्यों के प्रतिष्ठा में मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन करने के लिए उनकी जो अधिवास है, ठीक है, प्रमाण पत्र से क्या होना चाहिए, उनको मुफ्ती होना चाहिए, राइट। ये अवसर देता है। इससे सरकारी कॉलेजों में यूजीसी को लेके जो सीट को लेके था 15% और पीजी में 50% शामिल किया गया था। 2007 में इसमें क्या किया गया, आरक्षण को शामिल नहीं था। ये जो चीजें था ये आरक्षण 2007 तक शामिल नहीं था, लेकिन आरक्षण 2007 के बाद इसमें जोड़ा गया। पहले एसटी कम्युनिटी को, एससी एसटी को, अब इसमें क्या किया गया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को भी इसमें ऐड कर दिया गया। ये भी इशू बना हुआ था, ये भी चर्चा चल रही थी। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर ने हड़ताल किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी इस मामले में। अब देखिए आर्टिकल 15 जो है वो शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 15 के क्लोज 5 वो बताता है कि नागरिकों को किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में उन्नति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित किया जा सकता है, राइट। उसके बाद इसके दौरान ये भी बताया जाता है कि इसके लेके जो आधार वर्ष होता है, ठीक है, ये जो प्रावधान है आधार पर वर्ष 2007, 6 और 7 में केंद्र सरकार ने चिकित्सा में मतलब कि मेडिकल फील्ड में 27% जो आरक्षण देने वाली बात थी, आरक्षण की लागू किया गया था। लेकिन उस समय इसके अंतर्गत राज्य जो है वो अखिल भारतीय जो कोटा है इसके तहत मेडिकल में, डेंटल में सीट को शामिल नहीं किया गया था। प्रावधान किया गया था लेकिन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 15 क्लोज का बी जो है उसमें उच्चतम न्यायालय में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, 103, ठीक है। 103 के लिए हमने 102 के लिए क्या देखा है, अभी 102 के लिए हमने देखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसके तहत 2 आर्टिकल को जोड़ा गया है। पहला आर्टिकल 338 का बी और दूसरा आर्टिकल 342 का ए। ये दोनों ही आर्टिकल आपको देखना है, जिस तरह से आपको उसमें चीजों को कर सकते हो, राइट। समझ गए। चलिए इसमें अब है स्थानीय जो चुनाव होता है, ठीक है, स्थानीय जो चुनाव होता है उसमें भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। स्थानीय रूप से आप जब चुनाव देखेंगे, स्थानीय मतलब कि पंचायती राज में और नगर पालिका में, जिसमें भी क्या किया गया है, आरक्षण देने की बात की गई है, राइट। उसके बाद है ट्रिपल जो टेस्ट है, इसमें भी दिया गया है, इसको भी आप देखेंगे। ये जो आरक्षण वाला है इसमें जो एससी के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कृष्णा मूर्ति वाद है, इसमें भी निर्णय को आधारित किया गया था। इसमें निर्णय में बताया गया है कि राजनीतिक रूप से, ठीक है, भागीदारी को बाधाएं और शिक्षा रोजगार तक पहुंच को शामिल को किए बिना ही इस चीजों को लागू करने की बात की गई थी, ठीक है। अब इससे बाधित को चरित्र में नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने 2 आर्टिकल डिस्कस कर लिया। कौन सा आर्टिकल? पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्थानीय स्तर वाला। दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि अभी जो डिस्कस किया था ओबीसी वाला, ठीक है। अब तीसरा आर्टिकल है कि मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे संबंधित। अब देखिए इससे संबंधित आप सिंपल सा समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसमें हम कुछ पहले इसके इतिहास की बात करेंगे। देखिए जब पहले संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। पहले टाइम ही इसमें संविधान में संशोधन किया गया 1951 में, जिसमें से संपत्ति को अधिकार को हटाया गया था, राइट। संपत्ति को अधिकार को तो मौलिक अधिकार। तो प्रश्न बने, क्या संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है या नहीं है?
राइट। तो पूर्ण अधिकार होगी या नहीं होगी, इससे संबंधित इशू आया। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है वो मामला जाता है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में जाता है। शंकरी प्रसाद केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट बताती है कि आर्टिकल जो 368, देखिए आर्टिकल संविधान में 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, ठीक है, संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का प्रावधान दिया हुआ है। अब इसके द्वारा बताया गया है कि कोई भी मूल जो अधिकार होंगे, ठीक है, कि आपको किसी भी पार्ट को संशोधन सरकार कर सकती है, राइट। एक चीज इसमें ये और चीज दिया हुआ था जो यहाँ पे नहीं है, वो चीजें है कि आर्टिकल 13 का क्लोज 2, ठीक है, आर्टिकल 13 का क्लोज 2 क्या बताता है? आर्टिकल 13 का क्लोज 2 ये बताता है कि संविधान में संशोधन करने का जो शक्ति है वो बताता है कि कानून, कोई भी कानून जो होगा वो निरस्त हो जाएगा यदि वो संविधान में संशोधन फंडामेंटल राइट को प्रभावित करेगा। तो समझ गए? 13 का आर्टिकल 13 का बीच ये बताता है कि कोई भी संविधान में जो प्रावधान है यदि फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है, मतलब फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित करता है, वो कानून क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे सरकार के द्वारा संविधान में तो संशोधन किया गया है, तो क्या यह जो कानून वर्ड है, कानून शब्द का मतलब संशोधन भी होगा क्या? संशोधन, ये कानून शब्द का मतलब संशोधन हो या नहीं होगा? तो मामला यहाँ पे आया कानून शब्द का संशोधन नहीं होगा। ये किस मामले में आया? शंकरी प्रसाद केस में आया। फिर सरकार ने फिर सज्जन सिंह वर्मन केस आया, ठीक है, सज्जन सिंह 65 में आया। इस 65 में वही चीजें रिपीट की गई कि संविधान में सख्ती करने का पूर्ण अधिकार है संसद के पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कानून उठाया कि संविधान में कानून संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट चीजें नहीं आया। बट 1967 में एक केस जाता है गोलकनाथ। इस केस में दो प्रावधान दिया गया। पहला, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं है। अभी तक दो मामला में सुप्रीम कोर्ट बताया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, पूर्ण शक्ति है संसद को, लेकिन गोलकनाथ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसमें संशोधन करने की शक्ति इनके पास नहीं है, राइट। जब संशोधन शक्ति नहीं है तो आप सारे को संशोधन नहीं कर सकते। अब इन्होंने बताया कि सरकार को मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इन्होंने बोला कि मूल जो अधिकार है, ठीक है, तो उसमें भी आप संशोधन नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद मामला जाता है 70 में। 70-71 में क्या होता है? दो आर्टिकल आता है, संशोधन होता है 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन के तहत ये होता है कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद जो 13 है के अधीन विधि नहीं है। विधि नहीं है मतलब कानून नहीं है। हमने बात किया था ना, 13 क्या बताता है कि कानून शब्द जो है वो संशोधन होगा या नहीं होगा, ये मामला गया। लेकिन 24वां संविधान संशोधन के तहत ये बता दिया गया कि ये जो विधि जो लिखा गया है वर्ड, उसका मतलब संविधान में संशोधन नहीं है। वो सीधा का सीधा क्या है कि विधि अलग हो जाएगा, संशोधन जो किया जाएगा उसको आप निरस्त नहीं कर सकते। इसीलिए संविधान में संशोधन किसी भी भाग में किया जा सकता है। देखिए, अब संविधान में संशोधन गोलकनाथ में बताया था कि आप पूर्ण तरह से नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग को आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, राइट। 24 जो है संविधान संशोधन, 24वां क्या बताता है कि 13 जो आर्टिकल दिया हुआ है उसके अंतर्गत जो विधि लिखा हुआ है, विधि का मतलब कानून, वो कानून का मतलब संशोधन नहीं होगा, राइट। उसके बाद है 25 संविधान संशोधन जो 25 है वो उसका जो धारा 2 है उसके तहत ये है कि उचित मुआवजों के साथ संपत्ति को मूल अधिकार में कटौती की गई है, ठीक है, राइट। उसके बाद है आधार 3, ठीक है, इसका धारा 3 है, इसके तहत नीति निर्माण मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो मूल अधिकारों पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए,
मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब फंडामेंटल राइट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए इस चीजों को दे सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 39B और 39C में जो था न्यायालयिक समीक्षा को समाप्त किया गया। न्यायालय के पास जो न्यायिक समीक्षा है उसको क्या कर दिया गया, न्यायालय समाप्त कर दिया गया था। ये जो दौर था वो इमरजेंसी लगने का दौर था, ठीक है, वो चीजें चली आ रही थी, इसीलिए इस चीजों को किया गया। न्यायिक समीक्षा क्या होता है, मैं ये चीजें थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। न्यायिक समीक्षा ये होता है कि मान लीजिए कि न्यायालय ने कोई फैसला दिया, अब न्यायालय के फैसला के उन्होंने जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रावधान ये है, यदि कोई फैसला दिया उसके अवज में आप क्या कर सकते हो, पेटिशन डाल सकते हो फिर से कि आप फिर से इसमें पुनः सुनवाई करिए। लेकिन इसके 25वें संविधान संशोधन के तहत इसको न्यायालय समीक्षा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। समझ गए आप लोगों ने? चलिए 1972 मामला जाता है। 1972 में 29वां संविधान संशोधन जाती है। 1972 में 19वां संविधान संशोधन जो भूमि सुधार से संबंधित जुड़े हुए कानूनों था, ठीक है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब ये था कि आप इसको क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ये चीजें था। इसी से संबंधित ये इशू था। इसी से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट केस जो जाता है वो है केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें बताती है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का जो नियम है, शक्ति है, वो पूर्ण है, परंतु वह मूल जो ढांचा है, हमारा मूल जो स्ट्रक्चर है, उसको वो संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। मूल ढांचे को उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बाद में मिनर्वा मिल्स आता है, कोयलो बनाना आता है, तो यहीं से जो निकल के आता है वो निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रावधान कहाँ से निकल के आता है, केशवानंद भारती केस से निकल के आता है, राइट। तो चलिए अब हम बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं ये चीजें क्यों है चर्चा में, किस लिए ये सुर्खियों में क्यों बना। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती जो थे उनकी मृत्यु हो गई है वर्तमान में, तो इसलिए उनकी निधन होने के कारण ही ये मामला फिर से न्यूज में बना था। तो केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य के बीच में ये चीजें हुआ था। इसमें ये चीजें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रावधान आए थे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया था, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं बताया। बाद में आके सुप्रीम कोर्ट केस दर केस इस चीजों को बताता है कि कौन सा कानून जो है वो है या नहीं है। तो इसके अंदर जो आपके पास 365 होगा, आई होप, यदि नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, 365 को। तो इसके अंतर्गत क्या है कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको आपको याद करना है, याद नहीं करना, एक बार देख लेना है कि कौन कौन सा जो मामला है वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को आप लोग एक बार देख लेंगे। अब ये जो केस था, आपको पता था कि केरल में जो भूमि सुधार चल रहा था उसी से संबंधित 1963 में भूमि सुधार चल रहा था। ये कोई एक पीठ होता है ना, मतलब धार्मिक स्थल, उनके मतलब वो थे, तो उनका भी जमीनों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, ठीक है। इसी से संबंधित इन्होंने इसका चुनौती दायर किया था। इन्होंने जब चुनौती दायर किया था तो 3 आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल जो 25 है, 26 है और 31 का इन्होंने क्या किया था कि फंडामेंटल राइट को ये अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। इनके बाद इनकी जो सुनवाई हुई थी वो 13 जजों के पीठ ने इनका सुनवाई किया था, जो सबसे बड़ा था, ठीक है। ये दायरे में निम्नलिखित में से कुछ चीजें विस्तार किया गया था। गोलकनाथ मामला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था गोलकनाथ में कि इस चीजों को वॉलेट नहीं करना चाहिए। हमने संविधान 24वीं संविधान संशोधन भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। अब केशवानंद भारती केस में जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही आया कि बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का आप संशोधन नहीं कर सकते, राइट। 368 ये चीजें समझ के आती है। यहाँ तक जो आर्टिकल हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किया, क्या आप लोगों को कोई डाउट यहाँ पे बताइए? हाँ, एक चीज और निकल के आया बाद में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक समीक्षा वाला जो चीजें था, इसको भी, ये जो उद्देश्य है, इसको भी संशोधन किया गया बाद में, और इसके जो उद्देश्य संविधान का एक उद्देश्य माना गया, भाग है, तथा इसलिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है और न्यायिक समीक्षा को फिर से लागू
कर दिया गया। अभी तक कोई आप लोग को डाउट पूछ सकते हो? निखिल, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। ये आज के लिए आज का डिस्कशन में ये आर्टिकल लास्ट रहेगा। ये आर्टिकल है समान नागरिक संहिता। देखिए ये मामला बीच में आ गया। क्यों आया है ये हम समझते हैं। समान नागरिक समझौता मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या भारत में एक समान की कानून नहीं है? लेकिन कुछ मामले में नहीं है, जो मामला हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसीलिए बात आती रहती है कि आप क्या करो कि समान नागरिक संहिता को लागू करिए, जिसके माध्यम से ये हो सके कि हम इसमें समान नागरिकता को लाया जाए। अब देखिए हाल ही में विधि या फिर न्याय मंत्रालय के द्वारा 2019 में एक याचिका दायर की गई थी। उनके जवाब में ये बताया गया था कि समान नागरिक संहिता जो है वो लोक नीति के विषय है, और ये जो है मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे संबंधित जो भी निर्णय होगा वो न्यायालय के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता? निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। अब देखिए समान नागरिक संहिता के बारे में देखते हैं। ये जो नागरिक संहिता है इसका मतलब होता है एकल कानून होना चाहिए। मतलब कि भारत के किसी भी नागरिक के लिए एक समान के कानून होना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक व्यक्तिगत मामले में, जैसे विवाह विच्छेदन, उसके बाद अभिरक्षा के लिए, ठीक है, दंपत्ति जो ग्रहण करता है उसके लिए, विरासत के लिए, ठीक है, तलाक के लिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है इस मामले के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अभी जो वर्तमान में आप देखेंगे कि हिंदुओं के लिए, हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी होता है, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब आते हैं, उनको हिंदू जो कानून है वो लागू होता है। लेकिन पारसी क्रिश्चियन और हिंदू पे शायद ये चीजें नहीं लागू होता है, मुस्लिम पे ये चीजें लागू नहीं होता है। इसको लेके संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 44 वो बात करता है कि राज्य के जो संपूर्ण भारत के जो क्षेत्र है उसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किस चीज में? अनुच्छेद 44 में, राइट। भारत में नागरिक संविधान संशोधन की जो है वो स्थिति क्या थी उसको हम देखते हैं। देखिए इस कानून को लेके अधिकांश नागरिक मामले के लिए एक समान नागरिक संहिता किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे कानून है। अभी भी बहुत सारे कानून को किया गया है, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872। ये सारी चीजें क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है इसके तहत। उसके बाद हालांकि राज्यों के द्वारा सैकड़ों संशोधन किया जा चुका है इस मामले पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि राज्य जो है ना वो समान मोटर वाहन अधिनियम 2019 को अपनाने से इसमें इनकार कर दिया था। गोवा एकमात्र राज्य है, ये फैक्ट याद आप लोग रखेंगे कि गोवा एकमात्र राज्य है जो इस तरह के कानून को समान परिवार, ठीक है, उनके द्वारा समान परिवार कानून के रूप में समान नागरिक संहिता को लागू किया है। कौन केवल राज्य है? एक गोवा। गोवा के अलावा किसी राज्य में ये चीजें नहीं है। अब ये समान नागरिक संहिता का कुछ हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। आजादी से पूर्व औपनिवेशिक जो काल था, जब हमारा ब्रिटिशर्स और अंग्रेज जब हम पे कब्जा कर लिए थे, उस समय इस चीजों को लागू करने के लिए बात की गई थी। उस समय 1840 में लैक्स लॉक की रिपोर्ट आया था। इसके तहत बताया गया था कि भारतीय जो कानून है उसको संहिताबद्ध एकरूपता, महत्व और आवश्यकता पे बल दिया गया था। हालांकि इसके तहत भी ये भी सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानून के रूप में, ठीक है, व्यक्तिगत कानून के रूप में इस प्रकार से नागरिक संहिताबद्ध करने की दायरा से बाहर रखना चाहिए।
ठीक है, मतलब इनके लेके क्या करना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के। आपको पता है कि उनका क्या प्रावधान था, फूट डालो राज करो, वही चीज चल रही थी। उसके बाद महारानी जो है वो 1859 में उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म के मामले में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। उन्होंने बताया था कि धर्म के रूप में आप क्या करो, इसमें हस्तक्षेप ना करें। किस पे, कहाँ पे, भारत के अंदर, क्योंकि उसका परिणाम आपने 1857 की क्रांति झेल चुके थे। ठीक है, उसके बाद है आजादी से कुछ दिन पहले ही 1941 में हिंदू कानून से संहिता करने के लिए वी एन रॉय समिति का गठन किया गया था। ये याद रखेंगे, वी एन रॉय समिति किससे संबंधित है और ये कब इसको किया गया था, 1941 में इसको किया गया था। स्वतंत्रता के बाद हिंदू कोर्ट बिल, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या आया था, हिंदू कोर्ट बिल आया था, जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कानूनों में सुधार के लिए इस अधिनियम का मसौदा तैयार किए थे उन्होंने। ठीक है, जिसके तहत तलाक को वैध ठहराया था। इन्होंने क्या ठहराया था, तलाक को वैध ठहराया था। बहु विवाह जो है उसको इसने प्रतिबंधित किया था, बहु विवाह को प्रतिबंधित किया था। बेटियों को उनकी पिता की संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। अब देखिए, अब आप अधिकतर देखेंगे कि यदि पिता का जो संपत्ति होता है वो बेटों में ही बांटा दिया जाता है। किसी पिता का, किसी व्यक्ति का 2 पुत्र है और 1 पुत्री है, ठीक है, 1 बेटी है, तो वो किसके रूप में बांटते हैं, वो 2 पुत्र में ही बंटवारा होता है, लेकिन उस बेटी में को नहीं दिया जाता है। ये चीजें है, ये सारे बिल जो हिंदू कोर्ट बिल था इसमें बोला गया, पहला चीज ये बोला गया कि तलाक जो है उसको वैध ठहराया जाए, तलाक दिया जा सकता है। दूसरा, बहु विवाह पे रोक लगाया इन्होंने। उसके बाद बेटी को जो संपत्ति देने का जो अधिकार था, उस अधिकार को क्या किया इन्होंने, उस अधिकार को खत्म किया, उत्तराधिकार को। ओके, उसके बाद ये कानून नहीं पैदा होता है। उसके बाद जो भीमराव अम्बेडकर जी है उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, राइट। उसके बाद आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ठीक है। इस समय ये जो होते हैं ना, ये कानून मंत्री होते हैं, राइट। 1956 में क्या था, हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख के मध्य, ठीक है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के मध्य उनकी जो चीजें लेके थी उत्तराधिकारी को लेके, ठीक है, उत्तराधिकार को लेके इसमें रिफॉर्म किया गया, राइट। इसमें संशोधित कानून को संशोधित किया गया और संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया था। हालांकि ये याद रखेंगे, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ये याद रखेंगे, मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अलग व्यक्तिगत जो कानून था उसको लिया गया। यहीं से 2 चीजें इशू हो गई, उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून। 2 कानून आया 1956 में जो बना था, उसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जारी किया गया था जो हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख के लिए लागू था। उसके बाद मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अलग से जो वैधानिक कानून है उसको लागू किया गया था। निर्वस्तीय ये था कि यदि संपत्ति के बारे में, ठीक है, वसीयत जाहिर के बिना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु उस संपत्ति के विषय का निर्वहन समझी जाएगी, ठीक है, ये चीजें कही गई थी। उसके बाद न्यायालय में इससे संबंधित कुछ इश्यू गया है, जो केस गया है, जो आप लोगों को समझने की जरूरत है, वो ये है कि शाहबानुवाद, ठीक है, मामला 1985, शाहबानुवाद मामला 1985 जाता है। सरला मिर्जाबाद 1995 जाता है। ये सारे मामला कहाँ का है, ये सारे मामला इसी से संबंधित किया था। 3 तलाक वाला इशू भी इसी से संबंधित आया था, राइट। इसे जोड़ देने की और निर्णय करने की बात की गई थी। अब जो नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा हमारा, वो इससे जो चौथा जो टॉपिक है उससे हम आगे करेंगे, राइट। तो आज के डिस्कशन में हम इतना ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा है, एक धर्म को परिवर्तन को लेके जो कानून आया था, राजभाषा को लेके, सहकारिता को लेके संशोधन जो किया गया है, प्रवासी को लेके, जो प्रवासी भारतीय को लेके, नागरिकता को लेके जो चीजें है, और कुछ सुर्खियां जो है, ये चीजें हम इसमें शामिल करेंगे, राइट।
चलिए अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए। पूछ सकते हो ज्योति।